पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, साथ ही परमाणु के बारे में जाना है। आज हम देखेंगे अणु क्या चीज होता है, अणु कैसे होते हैं, किस प्रकार रहते हैं। तो सबसे पहले देखें कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु दो तरह से अस्तित्व में रहते हैं, एक तो अणु के रूप में और दूसरे आयन के रूप में। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है क्योंकि बहुत ही क्रियाशील होता है। वो तुरंत किसी दूसरे तत्व के साथ मिल करके एक्टिव हो जाता है, अभिक्रिया करता है और अणु बना लेता है। परमाणु के बारे में जाना है कि वो तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु भी सूक्ष्म कण है, लेकिन वो तत्व का सूक्ष्म कण नहीं है, वो पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। अणु पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। अणु की परिभाषा है कि किसी पदार्थ, वो पदार्थ तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, उसका सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अर्थात परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, वो जब रहेंगे तो अणु के रूप में या आयन के रूप में रहेंगे, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और वह एक अणु उस पदार्थ के समस्त गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लें कि जल है, तो जल का एक बूंद या जल का एक घड़ा जल हो, दोनों का गुण समान होगा। जड़ का गुण क्या है? जल का शीतलता है, जल शीतल होता है। जल को आप हीट कर दो, गर्म कर दो, कुछ देर छोड़ दो तो वो गर्म नहीं रहेगा, वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो जड़ का जो गुण जो है जल का, वो शीतलता प्रदान करना है, ठंडापन होता है। तो चाहे वो एक बूंद जल हो या एक घड़ा जल हो, ये दोनों का जो गुण धर्म है वो समान होगा। अणु भी दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु। जब कोई तत्व स्वयं ही अपने ही जैसे तत्व के साथ मिल करके यौगिक बनाएगा, जैसे सपोज मान लीजिए ऑक्सीजन अपने ही जैसे एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सीजन का एक अणु बनाता है, तो ये तत्व का अणु हो गया। तत्व एक ही तत्व से बना हुआ है। और जल एक हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन, ये मिल करके H2O बनता है, तो ये यौगिक हो गया। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यौगिक क्या हुए। अब इनके बारे में थोड़ा जान लें। हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे, सीखेंगे, तब आप अच्छी तरह से समझेंगे कि एक निष्क्रिय गैस क्यों है और क्यों ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं क्योंकि ये किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, किसी के साथ इनका कोई मतलब नहीं रहता है। तो परमाणु दो तरह से अस्तित्व में रहते हैं और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब आते हैं परमाणुकता के बारे में। परमाणुकता क्या चीज होती है? एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में H और H, दो हाइड्रोजन है तो द्विपरमाणु, डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है, क्लोरीन भी द्विपरमाणुक होता है। ये O3, इसको ओजोन कहा जाता है। ओजोन गैस का नाम आपने सुना होगा, ओजोन परत का नाम सुना होगा। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये त्रिपरमाणुक होता है। P4 फास्फोरस है, ये चतुर्परमाणुक है। और 4 से अधिक जब हो जाता है तो उसको बहुपरमाणुक कहा जाता है। तो अणु में जितने परमाणु उपस्थित रहेंगे उसकी वो परमाणुकता कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है। अणु और परमाणु में जो अंतर है वो आप समझ लें।
परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है और अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण अणु कहलाता है और तत्व का छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अभी आपने अणु की परिभाषा के समय देखा। परमाणु का आकार गोलीय होता है, परमाणु गोलाकार होता है, लेकिन अणु रेखीय होता है, त्रिभुजाकार होता है, वर्गाकार होता है, 6 भुजा वाला भी होता है, षटकोणीय भी होता है। परमाणु को हम सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा खंडित नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अणु को रासायनिक विधियों द्वारा खंडित कर सकते हैं। जैसे जल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसको विद्युत विच्छेदन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं, तो ये गुण तो अणु में भी होता है कि एक ही यौगिक के सभी अणु समान गुण वाले होते हैं। अंतर इतना ही है कि यहाँ पर यौगिक होता है और यहाँ पर तत्व होता है, क्योंकि तत्व परमाणु का होता है और यौगिक अणु का होता है। परमाणु का निर्माण मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के मौलिक कण कहा जाता है या अपरमाणु किसको कहते हैं। और अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में किसी बंधन द्वारा बंध करके अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु के अंदर रासायनिक आबंध नहीं होते हैं, अणु के अंदर रासायनिक आबंध होते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। या तो वैद्युत संयोजक बंधन होते हैं या सहसंयोजक बंधन होते हैं, जिनके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्रियाशील तो अणु भी होते हैं, लेकिन परमाणु की अपेक्षा थोड़े कम क्रियाशील होते हैं। तो ये अणु और परमाणु में मुख्य अंतर है, इसको समझना चाहिए। इसके बाद अब आयन के बारे में जानेंगे। धन अथवा ऋण आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आयन 2 तरह के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आयन बनाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर तो ऋण आयन बनाता है। अर्थात त्याग करने में धनायन और लेने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कर्ज, किसी से कर्ज लिया गया, कर्ज को ऋण भी कहा जाता है। तो ऋण लेता है इसलिए ऋणायन बनाता है। तो धनायन और ऋणायन। धातुएं मुख्यतः धनायन बनाती हैं क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इसके बारे में विस्तार से आप जानेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आपके इन सब कंसेप्शन को क्लियर करेगा। सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। हो सकता है अभी आप इस चीज को ना समझते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद या हो सकता है अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक इसके पावर की तरह इसको लिखा जाएगा Na+। 1+ लिखने का मतलब हुआ कि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, और इसको पढ़ेंगे हम सोडियम आयन। ये सोडियम, लेकिन ये सोडियम आयन हुआ। पोटासियम, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो ये पोटासियम आयन बनाएगा। इसके विपरीत ये क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, यदि 1, 2, 3 है बाहरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वो धनायन बनाता है। लेकिन 5, 6, 7 हो तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जितना ये 8 से कम होगा उतना ग्रहण करेगा। तो 7 8 से 1 कम है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना 8 पूरा करने के लिए। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी
तत्व से। तो लेने का मतलब कि इसके ऊपर पावर की तरह माइनस लिख दिया जाता है और इसको पढ़ते हैं क्लोराइड आयन। इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि ये सोडियम है तो सोडियम आयन और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन आयन, इसका नाम है क्लोराइड आयन। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इसको, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरह से लिखा जाता है O माइनस माइनस या O2-, इस तरह से भी दोनों सही है, दोनों लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है ऑक्साइड आयन। तो जब माइनस का चिन्ह आप देखिएगा तो समझिएगा कि ऋणायन है और प्लस का चिन्ह धनायन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ऋणायन और धनायन होते हैं। सोडियम परमाणु में और सोडियम आयन में अंतर होता है। ये क्या अंतर है? परमाणु मूलतः उदासीन होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है और ये आवेश युक्त है, ये धनावेशित होता है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन अब सोडियम आयन में प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन यहां का एक इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया तो अभी यह स्थान खाली है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर हो जाता है। सोडियम आयन में 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम आयन में केवल 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करके धनायन बना चुका है। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। यह क्रियाशील होता है, परमाणु क्रियाशील होता है, और जब ये आयन बना देगा तो क्रियाशील नहीं रहेगा, ये अब निष्क्रिय हो जाएगा। आयन बनाने का मतलब जो निष्क्रिय हो गया, उसका काम पूरा हो चुका है। इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 कक्षाएं हैं और इसमें 2 कक्षाएं हैं। तो सोडियम में 3 कक्षा, तो थोड़ा आकार तो बड़ा होना ही है, और इसमें 2 ही कक्षाएं हैं। उसी तरह से क्लोरीन और क्लोराइड आयन में भी अंतर होता है। क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है, लेकिन क्लोराइड आयन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये विद्युतः उदासीन होता है, ये आवेश युक्त होता है। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहरी कक्षा में यहां पर देख लिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, तो बनेगा 2 8 8, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया है, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्रियाशील होता है और ये जो कि आयन बना लिया तो क्रियाशीलता समाप्त, निष्क्रिय होता है। इसका आकार थोड़ा उससे बड़ा होता है। तो यही अंतर होता है। इसी आधार पर हम परमाणु और आयन में भी अंतर बता सकते हैं, बना सकते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है और आयन धन या ऋण आवेश युक्त होता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं। इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। परमाणु क्रियाशील होता है और आयन निष्क्रिय होता है। परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। निष्क्रिय गैसों को यदि छोड़ दिया जाए तब हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन को छोड़ दें तो बाहरी कक्षा में सबके 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आयन कोई भी हो, चाहे वो ऑक्साइड हो, क्लोराइड हो, हाइड्राइड हो, सल्फाइड हो, कोई भी आयन हो, उसकी बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद है कि बहुपरमाणु आयन। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह आयन बनाते हैं तो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं या संयुक्त आयन कहा जाता है। या परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है बहुपरमाणु आयन कहलाता है। जैसे CO3
इस तरह से, इसको कार्बोनेट आयन कहा जाता है। OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, NO3 नाइट्रेट आयन, SO4 सल्फेट आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो इसमें अधिक परमाणु है, 2 से अधिक तत्व जुड़े हुए हैं, तो ये बहुपरमाणु का आयन कहलाते हैं। PO4 3 प्लस, इसको कहते हैं फास्फेट। 3 प्लस नहीं बल्कि 3 माइनस, फास्फेट 3 माइनस फास्फेट आयन। अब इसमें भी धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ये माइनस का चिन्ह आपको दर्शा रहा है ऋण आयन को, ये प्लस का चिन्ह धन आयन को। यहां पर इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 2 माइनस, दोनों तरह से लिखा जाता है। आयन ही यौगिक बना देते हैं, जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब आते हैं संयोजकता की तरफ। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। सामान्यतः संयोजकता 1, 2, 3 और 4 होती है। यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो 7 और 6, इसमें 8 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1 माइनस में, अर्थात इसकी संयोजकता -1, इसकी संयोजकता -2। तो 1, 2, 3, 4 और उसके बाद फिर घटती है 3, 2, 1। संयोजकता धन और ऋण दोनों तरह की होती है। ऋण लिखा नहीं जाएगा, केवल समझा जाएगा कि उसकी संयोजकता निगेटिव होती है। तो वैसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संयोजकता माइनस में होती है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता निगेटिव होती है। और इसी के आधार पर रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। आपके किताब में, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक सारणी दी गई है और उस सारणी में आप देख लेंगे कि संयोजकता, इस तत्व की क्या संयोजकता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम की संयोजकता दी गई है 1। संयोजकता 1 वाले तत्वों के बारे में दिया हुआ है, सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर। कॉपर की संयोजकता 2 तरह की होती है। जब संयोजकता 1 होती है तो उसको अस पढ़ा जाता है, और जब संयोजकता 2 होती है तो उसको इक पढ़ा जाता है। अर्थात एक संयोजकता वाले जो तत्व यौगिक बनाएंगे कॉपर का, उसको क्यूप्रस कहेंगे, और जब 2 संयोजकता रहेगी तो क्यूप्रिक कहेंगे। लेड, सीसा, इसकी संयोजकता 1। उसी तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। आयरन में भी 2 तरह का होता है। जैसे आयरन का लैटिन नाम फेरम है, तो फेरस, फेरिक, 2 तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक, उसी तरह से आयरन में भी फेरस और फेरिक। 3 संयोजकता वाले तत्वों के बारे में, एल्युमिनियम। आयरन की भी संयोजकता कहीं कहीं 3 होती है। क्रोमियम। कार्बन की संयोजकता 4 मानी गई है, 4 होती है क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद ये तो अभी तत्वों के बारे में देख। अधातु के बारे में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोनों तरह की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्लस का भी और माइनस का भी। हाइड्रोजन में प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसको हाइड्राइड कहेंगे। हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, इन सब की संयोजकता 1 होती है। ऑक्साइड, सल्फाइड, इनकी संयोजकता 2 मानी गई है। आप सारणी को देख करके इनकी संयोजकता अभी याद करेंगे। बहुपरमाणु आयन, अमोनियम, NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, नाइट्रेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, HCO3 माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या उसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं।
कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, इन सब की संयोजकता निगेटिव है। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय इनका पालन करना होगा। कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है इसके बारे में देखेंगे। अब हम सीखेंगे कुछ रासायनिक सूत्रों को लिखना। कुछ सूत्र पाठ्य पुस्तक में उदाहरण के तौर पर समझाए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या चीज होता है, ये कैसे इसका सूत्र लिखा जाता है। तो इसमें दो तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की संयोजकता आप अभी याद नहीं है तो सारिणी से देख करके पता कर लें। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। ये निगेटिव होती है लेकिन पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब सूत्र लिखते समय ये संयोजकता इसके साथ और ये संयोजकता इसके साथ लिख करके सूत्र बनाया जाता है। तो ये सूत्र होगा HCl1, H1Cl1, 1 नहीं लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ये सल्फाइड सल्फर से बनता है, सल्फर, इसकी संयोजकता 2। तो सूत्र लिखते समय H के साथ 2 लिखेंगे और S के साथ 1 लिखेंगे तो सूत्र बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसमें 2 तत्व हैं, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4 और क्लोरीन की 1। तो इसके साथ इसकी संयोजकता, इसके साथ इसकी संयोजकता, सूत्र बनेगा CCl4। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र CCl4, इस तरह से रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो संयोजकता का आपस में एक्सचेंज होता है, Mg1, 1 नहीं लिखेंगे, Cl2। अब यहां पर एक और देख लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखा जाएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तो इनके साथ ये और इनके साथ ये जब लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, Mg2O2। अब यहां पर यदि कटने लायक कोई संख्या है जो कॉमन फैक्टर निकल जाए तो उसको हटा दिया जाता है। तो ये 2 और 2, उसका HCF महत्तम समापवर्तक 2 होगा, 2 से ये कट जाएगा, अर्थात ये दोनों कट जाता है और सूत्र बनता है MgO। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। अब इसी के आधार पर इनका हम लिख करके देखें। सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम Na, ऑक्सीजन O, इसका 1, इसका 2, संयोजकता का ट्रांसफर एक दूसरे के साथ, क्या सूत्र बनेगा, Na2O। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1, आपस में अदला बदली करते हैं, Al1 और Cl3। किसी भी तत्व का जब संकेत लिखेंगे तो पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे और उसके बाद वाला जो अगर 2 अक्षर में संकेत है तो दूसरा अक्षर छोटा लिखेंगे। सोडियम सल्फाइड, सोडियम 1, सल्फर 2, सूत्र बनेगा Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH, इसकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 1। जब ये 2 इसके साथ लिखा जाएगा, Mg1 तो 1 लिखेंगे नहीं, OH2 तो यहां पर 2 नहीं लिखेंगे। ये 2 दोनों के लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, इसलिए इसको होल ट्वाइस लिखा जाता है।
MgOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। अब इसके बाद का जो प्रश्न है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। ये सूत्र है, ये सूत्र दिए गए हैं, किस यौगिक को ये प्रदर्शित करते हैं, इनका नामकरण करना है। इनका नामकरण कैसे होगा, यहां ध्यान दीजिए। कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से आयन बनते हैं, या एल्युमिनियम है, Al एल्युमिनियम, और SO4 को सल्फेट कहा जाता है, तो इसका नाम होगा एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट की संयोजकता 2 होती है। तो संयोजकताओं का अदला बदली तो हुआ है, तब यौगिक बना है, सूत्र लिखा गया है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक उसी तरह से कैल्शियम और क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K से पोटेशियम, SO4 सल्फेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट को कहते हैं। CaCO3, Ca कैल्शियम हुआ, CO3 कार्बोनेट हुआ, तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से रासायनिक सूत्रों को लिखा जाता है। अब इसके बाद आप अगले वीडियो में सीखेंगे आणविक द्रव्यमान निकालना कैसे निकाला जाता है, किसी यौगिक का अणु द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, मोल संकल्पना के बारे में भी आप जानेंगे। तब तक इतना आप ध्यान से पढ़िए।